सोचिए एक बर्फ का तोदा गिरता है, एक नदी का रास्ता रुकता है और अगले चंद मिनटों में हजारों लोग हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं, जिनके बारे में यह ख्याल किया जा रहा है कि शायद उनमें से ज्यादातर सरवाइव भी नहीं कर पाए हों। 300 से ज्यादा हिंदुस्तानी हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कल नेपाल की घटना है। बोटेकोशी दरिया पर एवलांच आया था, पूरे 3 अजला तबाह हो गए। लेकिन अब सवाल बड़ा है, जिस जम्मू कश्मीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1230 नदियां हैं, नाले हैं, झीलें हैं, बड़ी बड़ी, जहां झेलम है, चनाब है, तवेई है और लिद्दर जैसी नदियों के किनारे लाखों करोड़ों लोग बसते हैं, अगर वहीं बर्फ का तोदा गिरता है, वहीं फ्लैश फ्लड आता है, कल नेपाल की जगह कश्मीर की वादी में इस तरह के हालात होते हैं तो क्या होगा? खुदा न खास्ता। क्या श्रीनगर 2014 से भी बड़ी तबाही के लिए तैयार है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको नेपाल की आंखों देखी तबाही भी दिखाएंगे और जम्मू कश्मीर के लिए छिपी हुई इस वार्निंग को भी समझाने की कोशिश करेंगे, जिसे नजरअंदाज करना शायद बहुत महंगा पड़ेगा। पहले जानते हैं कि यह सैलाब आया क्यों नेपाल के अंदर। माहिरीन के मुताबिक उसकी बड़ी वजह बर्फानी तोदे के गिरने की वजह से है। बोटेकोशी दरिया एक मुआविन नदी है जो हेल्प करती है दूसरी नदियों को। एलहिंदे उस पर एक बहुत बड़ा एवलांच गिरा था, यानी कि समझिए कि पानी का एक बहुत बड़ा जखीरा जहां पे एवलांच गिरा, जिसने पानी के बहाव को मुकम्मल तौर पे रोक दिया। वाटर बॉडीज में पानी जमा होता रहा और जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ा तो एकदम फट पड़ा। सबसे पहला वार तैमूर इलाके पर हुआ, जो नेपाल की चीन से मिला हुआ एक बॉर्डर वाला या सरहदी इलाका है। रसुआगढ़ी के बिल्कुल करीब है और वहां से ये तबाही 3 अजला में फैल गई, 3 डिस्ट्रिक्ट को अपने चपेट में लिया और सैकड़ों गांव अपने साथ बहा ले गया। अब तक की इतलात इंतहाई तशवीशनाक है। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा शिशिर खनाल ने खुद तस्दीक की है कि सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक ये तादाद अनगिनत है। हज़ारों ख़ानदान बेघर हुए हैं, किसी का आशियाना नहीं है, किसी के परिवार वाले नहीं। हज़ारों लोग अब तक लापता हैं और सबसे बड़ी फिक्र हिंदुस्तानियों को लेकर के है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 300 हिंदुस्तानी सयाह इस सैलाब में लापता हुए। कल तक ये तादाद 133 या 150 के करीब थी, जिनमें 37 NRI भी बताए जा रहे हैं, लेकिन अब ये बढ़कर 300 के करीब पहुंच गई है। इनमें कम से कम 50 वो लोग हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। इस वक्त नेपाल हुकूमत, फौज और पुलिस के साथ हिंदुस्तानी सफारत खाना भी बचाव और राहत के काम में जुटा हुआ है। काठमांडू में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने हंगामी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अगर आपका कोई अजीज वहां फंसा है तो आप इन पर राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 9779851316 और 97797091075000। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने टोल फ्री नंबर जारी किया है 1234-1234। इस पे आप कॉल करके अपने अजीज के बारे में पता कर सकते हैं और हॉटलाइन एक नंबर जारी किया गया है 1144 और टूरिस्ट पुलिस ने भी नंबर जारी किए हैं 9851289445। ये नंबर जारी किया गया है और बीजिंग में मौजूद हिंदुस्तानी सफारत खाने ने भी व्हाट्सएप की हेल्पलाइन नंबर जारी की है 0086185142844905। ये नंबर जारी की गई है। ये तमाम तर वो नंबर हैं जिससे कहीं न कहीं आपके किसी अजीज़ का जो अगर खो गया है, खुदा न खास्ता, तो वो मिल सकता है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में नदियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1230 आबी ज़खायर हैं, यानी कि वाटर बॉडीज़ हैं, जिनमें झीलें, नदियाँ, ग्लेशियर्स शामिल हैं। बड़ी तादाद में ये नदियाँ हैं और उनमें से अगर सिर्फ 6 बड़ी नदियों की बात करें तो रियासत की जो जान कहलाने वाली नदियां हैं उनमें से दरियाए झेलम बहुत बड़ी नदी है। इसके किनारे बहुत बड़ी आबादी है। वादी कश्मीर से गुजरता है, श्रीनगर इसी पे आबाद है। सोचिए कितनी बड़ी आबादी है। दूसरे नंबर पे दरियाए चनाब है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मुआविन नदी में से एक है। रामबन, डोडा, किश्तवाड़ से गुजरती है, लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं। दरियाए सिंध है, लद्दाख में गुजरती है और यहाँ पे भी एक बड़ी आबादी है। दरियाए रावी है, दरियाए तवी है, पूरा जम्मू शहर तो इसी पे बसा है। दरियाए किशन गंगा है, नीलम है, इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी मुआविन नदियाँ हैं। लिद्दर है, सिंध है, नाला है, बुशु है, उसके अलावा दूध गंगा है, सूरू है, जांस्कार है, उज है, मारूसुदर वगैरह। न जाने कितनी नदियाँ हैं जिसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर नेपाल जैसे सूरत हाल, खुदा न खास्ता, मैं फिर कहता हूँ खुदा न खास्ता, ऊपर वाला न चाहे कि कभी इस तरह की सूरत हाल हो, लेकिन अगर नेपाल जैसे सूरत हाल जम्मू कश्मीर में हुई तो क्या तबाही बड़ी होगी?
جی ہاں، ماہرین کے مطابق تباہی نیپال سے کہیں گنا زیادہ بڑی ہو سکتی ہے۔ اس کی 4 بڑی وجہیں بتائی گئی ہے۔ وادی تنگ ہے، دونوں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں آبادی ہے اور وہیں سے ندی گزرتی ہے۔ اگر پانی کا ریلا آیا تو نہ صرف اپنے ساتھ پوری آبادی کو چپیٹ میں لے گا بلکہ جو بھی وہاں موجود ہے اسے بھی ختم کرے گا۔ وادی تنگ ہے، آبادی گھنی ہے۔ نیپال میں سیلاب کھلی جگہ کی طرف آیا تھا جس کی وجہ سے تباہی صرف ہزاروں میں گنی گئی، لیکن اگر کشمیر کے اندر اس طرح کی، جموں کے اندر اس طرح کی تباہی آئی تو سوچے کیا صورتحال ہوگی۔ کشمیر میں جھیلم، لدر، سندھ ندیاں تنگ وادیوں سے گزرتی ہے اور ان کے کناروں پر ہی شرینگر، اننت ناگ، پہلگام، جموں جیسے گھنی آبادی والے شہر آباد ہیں۔ پانی کے پاس نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی، یعنی کہ پانی کا اگر ریلا آیا تو کس طرف سے نکلے گی؟ ظاہر ہے کہ آبادی کو لپیٹ کر کے جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ گلیشیئر اور جھیلوں کا خطرہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ گلیشیئرز ہیں۔ جموں کشمیر میں کشتواڑ ضلع میں اکیلے تقریباً 197 گلیشیئرز جھیلیں ہیں، یعنی کہ اس میں پانی یعنی آبی ذخائر، واٹر باڈیز بہت زیادہ ہے۔ گرمی بڑھنے سے یا ایولانچ آنے سے ان کے پھٹنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، نیپال سے بھی کہیں زیادہ۔ اس کے بعد تیسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ 2014 کی مثال موجود ہے ہمارے سامنے میں۔ 2014 میں یاد ہے آپ کو، صرف جھیلم میں طغیانی بڑھی تھی، ایک فلو آیا تھا، شرینگر کا 60% حصہ ڈوب گیا تھا۔ اگر بوٹے کوشی کی طرح اچانک فلیش فلڈ آیا تو 6-8 گھنٹے میں پورا شہر تباہ ہو جائے گا۔ چوتھی جو وجہ بتائی جا رہی ہے ڈیم اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی وجہ سے، چناب پر بگلیہار، سلال، دودھ ہستی جیسی بڑی ڈیم موجود ہے۔ اگر اوپر سے اچانک پانی آیا تو ان ڈیمز پر بڑا بوجھ پڑے گا اور اس کے بعد تباہی پورے علاقے میں پھیل جائے گی۔ مختصر یا سمرائز کر کے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو نیپال میں جو وجہ بنی، یعنی کہ ایولانچ سے ندی کا راستہ بند ہونا، اور پھر صورتحال جموں کشمیر سے جوڑ کر کے دیکھوں تو سمجھیے کہ کولاہائی گلیشیئر، لیدر کا مامبا یا گریز کشن گنگا میں ہوئی تباہی کا اثر کتنا خطرناک ہوگا۔ لداخ بھی اس کی چپیٹ میں آئے گا کیونکہ یہاں وادی زیادہ گہری ہے، آبادی بڑی ہے، گنجلک ہے اور بہت زیادہ ہے، قریب ہے، ندی کی دونوں طرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تباہی ہوتی ہے خدا نخواستہ تو بہت زیادہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا سرکار تیار ہے؟ انتظامیہ تیار ہے؟ اور کیا ہم نے آنے والے خطرے کو بھانپا ہے اور اس کے حساب سے ہم نے خود کو یا پھر پورے علاقے کو اس حساب سے ڈھال رکھا ہے کہ ان تمام تر تباہی کو جھیل پائے؟ سوچئے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے، تھوڑے سے برسات کی وجہ سے، تھوڑے سی برف باری کی وجہ سے کتنی بڑے ایولانچ یا پھر لینڈ سلائیڈ وغیرہ کی خبریں آتی رہتی ہیں اور کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ وہاں پھنس جاتے ہیں، موتیں ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی تباہی خدا نخواستہ آتی ہے تو پھر راستے ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ہم سرکار پر، انتظامیہ پر آج سے دباؤ ڈالیں اور مطالبہ کریں کہ ہمارے لیے آنے والے کل کے اس خطرناک پیش رفت کو پہلے ہی روکے اور تیاری کرے۔